चलिए ऑनलाइन लाइव वेलकम बताएंगे, सुनाई दिखाई दे रहा है एक बार? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लास्ट क्लास हम लोग एक नया टॉपिक चालू किए थे एफएम में जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उससे पहले हमने जो जो बात पढ़ा रिपीट कर लेते हैं एक बार। सर बेसिक्स को इतने बार बोलने का क्या तात्पर्य, वो आपको आखिरी क्लास तक जाते हुए समझ में आता रहेगा। बेसिक्स का बोलने का तात्पर्य यही है कि इनका एप्लीकेशंस आपको हर एक चैप्टर में काम आएगा, और इस वजह से सिंस आपके लिए पहला बार है तो यू नीड टाइम, यू नीड टू गिव टाइम। तो जब भी कोई चीज का पहला बार होता है तो उसको टाइम देना चाहिए, और तभी वापस वो इज्जत करेंगे सामने से। तो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन वॉट एवर वी हैव डन टिल येट। नंबर 1, वी हैव अंडरस्टूड what are the main functions of a financial manager or financial management. They are procurement of funds, पैसा कहाँ से उठाए, और investment of funds, मतलब पैसा कहाँ लगाए. The third one more function is redistribution of funds. We will understand that also later. These functions are performed to achieve some objectives of a financial management. The financial management of any company is just for two reasons. Number one, primarily for wealth maximization of the business, means sir जिससे हमारा market price बढ़े, and secondly is your profit maximization और cost minimization जिससे हमारा EPS बढ़े. तो एक MPS बढ़े और एक EPS बढ़े. Of course there is some relation between MPS and EPS, but there are other factors also which are affecting MPS. इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमने जैसे ये फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा तो सारे चैप्टर्स जो हम आने वाले करने वाले हैं वो कुछ ना कुछ इनके ऊपर ही बेस्ड है. फिर हमने बात किया कुछ सोर्सेज ऑफ फंड, यानी वही प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के बारे में, जिसमें हमने ब्रॉडली दो हेड बनाए थे, ओन फंड्स और, बट एक आदमी डोगला था प्रेफरेंशियल, जिसको अभी तक प्रॉपर प्लेस नहीं दे पा रहे हैं कि उनको ओन फंड में बोले कि बोरोड फंड. मैंने बोला था फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आपको अविनाश सर उनको मालिकाना हक देने का बात किए, और क्या बोले बताओ, कहां लिखो उसको, शेयर होल्डर्स फंड. इसमें आ जा संतोष, इसमें आ जा, उसमें हाँ सेकंड बेंच थर्ड बेंच कहीं भी, ठीक है. शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में जो मैंने इज्जत दिया था प्रेफरेंस शेयर को, वो कैपिटल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से था. किस पॉइंट ऑफ व्यू से था? कैपिटल स्ट्रक्चर. बट अगर पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये अपना रंग बदल लेते हैं. ये बोलते हैं हमको क्या चाहिए बताइए, डिविडेंड, और वो भी क्या फिक्स्ड. तो इनका पेमेंट वाइज देखा जाए तो हल्का हल्का स्वार्थ बोरोड फंड की तरह होने लगता है, और इस वजह से पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको बोरोड फंड में गिनते. तो एक बार इनको बिन पहनने के लोटे को, ठीक है, बिन पहनने के लोटे को कहाँ रख देते हैं सर? बीच में. अब वो कभी यहाँ गिरता है और कभी यहाँ गिरता है. तुमको क्या लगता है मेरे मुंह से भूल से निकला? ठीक है ना एवरीबॉडी, पक्का कभी यहाँ गिरता है और कभी यहाँ गिरता है. हाँ, उसका एक छोड़ो. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में तब क्या आया सर, मतलब वो जो ओन फंड में तब क्या आया सर? इक्विटी शेयर कैपिटल और उनका ही रिजर्व्स, क्योंकि रिजर्व्स तो हमारा ही है, कारण वो तो आप रिटेन कर ले रहे हो, बट है तो किसका? मालिक का. और बोरोड फंड में आया सारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. इतना पढ़ने के बाद मैंने आपको बताया था इनका कंपैरेटिव एनालिसिस, जो कि है कि कौन ज्यादा रिस्की है, कौन कम रिस्की है. बट ये तो व्यू पॉइंट से डिपेंड करता है कि कंपनी के व्यू पॉइंट से बात कर रहे हो कि पहले मैंने इन्वेस्टर का समझाया था. मैंने बोला था इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से सबसे ज्यादा रिस्की इक्विटी होता है और सबसे कम रिस्की डेट होता है. इसीलिए जो होल्डर्स हैं इन सबके, इन्वेस्टर्स है, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न, नॉट रिटर्न, उनका इक्विटी के केस में हाईएस्ट रहता है और डेट के केस में कम रहता है. ये बताने के साथ साथ मैंने फिर कंपनी का भी वही बात बताया कि उनका फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी का सबसे ज्यादा होगा और डेट का सबसे कम होगा. जनरली रिस्क लवर्स इस मैदान में उतरते हैं इक्विटी में. जैसे अपने होता है ना, रिस्क लेना है तो सीधा मार्केट में जाओ, और अगर रिस्क कम खेलना है तो अपने थोड़ा सा कम बोलते म्यूचुअल फंड कर लो भाई, सिक्योरिटीज में, डेट गवर्नमेंट में लगा दे भाई कुछ तो आएगा, बैंक में लगा दे कुछ तो आएगा. तो वो कौन होते हैं बताइए? रिस्क एवर्स. जो बोलते हैं ना नहीं मार्केट का भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो वो इक्विटी शेयर्स में डायरेक्टली डील नहीं करते. फिर मैंने आपको बताया था कि इन सब के कारण इनका कॉस्ट का एक नेचर था, बिकॉज ऑफ अ इनकम स्टेटमेंट.
तो इनकम स्टेटमेंट कैसा दिखता था सर? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर हम सारे नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट माइनस करते हैं और हमें मिलता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम माइनस करते हैं टैक्स विच इज जस्ट अ परसेंटेज ऑफ ईबीटी और उसके थ्रू हमें ईट मिलता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा और अकॉर्डिंगली आएगा अफेश। अफेश मतलब सर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इससे अगर हम कोई डिविडेंड अनाउंस करके रखे हैं, पे करना है, तो वो इक्विटी को दे देते हैं, तो इक्विटी डिविडेंड माइनस जो पैसा बचा ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस एज रिटेन अर्निंग्स। इस पूरे बात में मैंने ईपीएस का कैलकुलेशन बताया था, आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो वापस से बात करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस में, जिससे ये समझ में आया कि ये जो तीन खर्चे हैं फाइनेंस के, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस और इक्विटी, इन तीन में दो पोस्ट टैक्स है और एक प्री टैक्स है। प्री टैक्स वाला है इंटरेस्ट और इस वजह से इंटरेस्ट में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और उस टैक्स बेनिफिट के कारण जब हम तीनों कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, हम तीनों को पोस्ट टैक्स बनाते हैं, जिसमें प्रेफरेंस और इक्विटी का तो कॉस्ट ऑलरेडी पोस्ट टैक्स है, सिर्फ एक को पोस्ट टैक्स करना पड़ता है और उसका नाम है इंटरेस्ट। कैसे करते हैं सर? जो भी उसका कॉस्ट है इनटू 1 माइनस टैक्स। वैसे कोई भी चीज को प्री टैक्स करना है तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। ध्यान रहेगा क्या ये वाला बात? इतना सा बात पढ़ने के बाद आई थिंक मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट का वही ढांचा कि सोर्सेज ऑफ फंड इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, जहां पे हम ये जो भी पैसा प्रोक्योर करते हैं अल्टीमेटली बिजनेस में लगाते हैं, चाहे फिक्स्ड एसेट्स में बोल लो चाहे वर्किंग कैपिटल में बोल लो। सर आप इन्वेस्टमेंट भी तो कर सकते हो। देखो आपके बैलेंस शीट में आपने और बहुत चीजें देखी है, मैं अभी धंधे का पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जब भी कोई धंधा करते हैं हम क्या सोच रहे हैं, नवीन क्लासेस चालू करना है तो या तो फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाना है या तो वर्किंग कैपिटल। हाँ आगे जाके हो सकता है और इन्वेस्टमेंट्स भी करे, दूसरे जगह भी पैसा लगाए, वो बात अलग है। बट अभी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। क्या डन है सबको इतना सा बात? ये पढ़ने के बाद आई गेस वी स्टार्टेड विथ नन अदर देन, बताइए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना? अगला पॉइंट वही था क्या? सीधा अगला पॉइंट वही था क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें मैंने बोला डिफरेंट कैश फ्लोज, कुछ टर्मिनोलॉजी चेंज हुए, डिफरेंट। अभी तक प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, अब किसका बात कर रहा हूं? कैश फ्लोज। अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में है तो उनको कंपेयर करने के लिए हमें सबको सेम पॉइंट ऑफ टाइम में लाना होगा। सर कैसे लाना होगा सेम पॉइंट ऑफ टाइम में? या तो फ्यूचर वैल्यू निकाल के कोई एक पर्टिकुलर का, या तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। बेटर है हम हमेशा क्या करें, यानी सबको 0th पॉइंट पे पटक दे। ये करने के लिए हमें एक मेजरिंग रॉड चाहिए जिसका नाम है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट। क्या नाम है बताइए? एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट का कैलकुलेशन हमें सम्स बोलेगा कि हर एक इन्वेस्टर के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मैंने क्लास में भी केस ए केस भी बताया था, और उस हिसाब से हम कोई भी फंड का जितने भी आने वाले साल में कैश फ्लोज हैं, इनफ्लोज हैं, उनका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कि वेदर जो हम सोच रहे हैं उसका उतना ही वर्थ है क्या आज के दिन। अगर उससे ज्यादा का वर्थ है तो हम नहीं खरीदेंगे, बिकॉज इट इज ट्रेडिंग रिच, वी शुड गो शॉर्ट और नॉट बाई। क्या ना, वी शुड नॉट गो लॉन्ग। शॉर्ट जाना मतलब बेच देना, और नहीं खरीदने का भी मतलब वही, अगर नहीं है तो मत खरीद दो और अगर है तो बेच दो। वहीं अगर जो हमने निकाला हमारा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसका प्राइस कम आया, वो तो मैंने बता दिया। अगर ज्यादा आ गया और अभी क्या मिल रहा है उससे कम भाव में, तो हम क्या करेंगे बताइए? उस आइटम को खरीद लेंगे, क्योंकि सस्ते में मिल रहा है। क्या मिल रहा है बताइए? सस्ते में मिल रहा है, तो विल बाई सच बॉन्ड्स या जो भी सिक्योरिटीज, बिकॉज द बॉन्ड इज ट्रेडिंग चीप, वी शुड गो लॉन्ग। क्या ध्यान आ रहा है बात? चीप को अंडर प्राइस भी बोलते हैं और रिच को ओवर प्राइस भी बोलते हैं। इतना बात कराने के बाद मैंने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सिखाया था, जिसमें अगर सिंगल कैश फ्लो है तो प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर एन। एन मतलब सर जो एथ पीरियड पे वो कैश फ्लो खड़ा है। डिस्काउंटिंग फैक्टर एन का मतलब होता है सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी एट nth ईयर टुडे, मतलब 1 रुपया जो nth ईयर के पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा है उसके आज के दिन का वैल्यू कितना। ये जितना बात मैंने बताया था डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने का तरीका था 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई इक्वल्स टू n टाइम्स जो भी nth पीरियड है। 5 है तो 5 बार, 10 है तो 10 बार। ये i भी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, तो वो भी समझ में पता होगा, तो इक्वल्स टू आई के हिसाब से उस हिसाब से मारना।
ये करने से हमें जैसे ही डिस्काउंटिंग फैक्टर मिलेगा, हम इस फैक्टर्स के साथ फ्यूचर वैल्यू को इनटू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बताइए, प्रेजेंट वैल्यू। इजी था सबके लिए ये वाला बात। तो हमने सिंगल कैश फ्लो को लेके ये सारी बातें कर ली थी और अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं किसको लेके सर, आगे की बात। बाय द वे एक क्वेश्चन अब आप सबके लिए, हाथ ऊपर करेंगे अगर याद है तो, डिस्काउंटिंग फैक्टर का दूसरा नाम बोलो। पीवीआईएफ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। ध्यान रहेगा, मैं बार बार पूछूंगा ऐसे कुछ अलग अलग चीजें, क्योंकि ये क्या है, ये अलग अलग चीजें ही अचानक से जब आती है ना, याद ही नहीं रहता, अरे ये क्या था। ये भी क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर का दूसरा नाम। क्या डन है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के डिस्कशन को, जहां हमने पॉइंट नंबर आई गेस 6 दिया था और उसमें शायद ए पढ़ा था। क्या ए कर लिए थे इंट्रो, बी कर लिए थे इफ सिंगल कैश फ्लो, सी लिखेंगे सी। सी लिखेंगे एवरीबॉडी, सी लिखिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, at different point of time. Present value of multiple cash flows of different amount at different point of time. इसके अंदर लिखेंगे अगेन एक एग्जाम्पल और हम एक कैश फ्लो का पहले टाइमलाइन बनवाएंगे, फिर उसके बाद मैं लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखवाऊंगा कि एग्जाम में लैंग्वेज कैसे आता है। अब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टाइमलाइन जानते हैं, इसको क्या बुलाते हैं बताइए? 0 टुडे, 1 2 3 4 5, ठीक है। मान लो 1 पे हमें मिलने वाला है 10,000 रुपया, 2 पे मिलने वाला है 12,000 रुपया, 3 पे मिलने वाला है 5,000 रुपया, 4 पे मिलने वाला है 20,000 रुपया और 5 पे मिलने वाला है 23,000 रुपया। क्या ये एक ही कैश फ्लोज के अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू है कि अलग अलग कैश फ्लोज हैं? वेरी गुड, दीज आर 5 कैश फ्लोज विच आर टू बी रिसीव्ड इन द कमिंग 5 years। ये मत बोलना सर ये 10,000 का ही फ्यूचर वैल्यू आपने 2 पे लिखा, नो, दीज आर 5 डिफरेंट कैश फ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। हमको 0th पीरियड का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए आपको वो निकालने के लिए? वेरी गुड, यू रिक्वायर अ रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्वल्स टू, सपोज इन आवर एग्जाम्पल 10% पर annum। तो वुड यू वांट टू ट्राई वंस इन योर कैलकुलेटर व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू? प्लीज ट्राई वंस। ये क्या? यस, वेलकम ऑनलाइन लाइव। प्राकृति, विक्रम, साकेत, अदिति, दीपक, आयुषी, रौत, ऋषि, अदिति, सौरभ, आयशा, हर्ष, आदित्य, सुदीप, गायत्री, रौनिक, संगीत, खुशी, वेलकम। हाँ, सब अपने अपना दिमाग लगा के कुछ ट्राई कर रहे हैं क्या कैलकुलेटर में? बाबू सेम है, जैसे सिंगल का होता है वैसे ही है।
एक एक करके सबका निकाल लो और फिर सबका सम निकाल लो, है ना। एक एक करके सबका निकाल लो और फिर सबका, सर एक एक करके सबका निकाल लो, जो कि पार्ट 1 में सीखे थे कि ये पहले वाले कैश फ्लो जो कि 10,000 कहां खड़ा है, फर्स्ट ईयर के एंड पे, इसके लिए कौन सा फैक्टर यूज करेंगे? DF1 12,000 के लिए, DF2 5,000 के लिए, DF3 एंड सो ऑन, सबके लिए सबका DF पता है, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के टोटल बोलो। डन है सबका? पूरा क्लास ट्राई कर चुका है क्या? एक बार दिमाग लगाए, बताइए क्या है आंसर कोरस में? 50,706 टाइप्स, ठीक है, 700 टाइप्स, 50,700 टाइप्स आया क्या सबका? ये करीब करीब पक्का। अब जो आपने किया बचपन में भी हमने किया था, जिसका चैप्टर का नाम था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि वहां टिक्की टिक्की था तो फटाक से कैलकुलेटर में आंसर निकालते थे, काम खत्म। यहां तो क्या करना है, उनको लिखना होगा। तो सर कैसे लिखेंगे? क्या हम इस बात को एक इक्वेशन में लिख के आ सकते हैं? बिल्कुल लिख के आ सकते हो, बट इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट टू राइट एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्विजिलेटर और एनी चेकर। क्यों पता है? क्योंकि जो चेक करेगा, अगर वो ये देखता है, मान लो कि PV इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू DF1 प्लस क्या 12,000 इंटू DF2 प्लस क्या 5,000 इंटू DF3 प्लस क्या 20,000 इंटू DF4 प्लस क्या। अच्छा, आज ये तो 5 साल था, लिख दिए। कहीं 10-12 साल का सवाल हो तो ऐसे क्या इक्वेशन लिखते चलोगे? कुछ तो और स्मार्टेस्ट मूव होगा जिससे प्रेजेंटेशन वुड बी बेटर। दिखाना तो है क्योंकि अब लिख के आना है, अब टिक्की टिक्की नहीं है। और अपने जानते हैं कि अपने तो ये चीज को कैसे निकाल सकते हैं, बताइए, इंस्टेंटली कैलकुलेटर में। बट फिर भी प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए एग्जाम हॉल में, वो सीखना अब जरूरी है। जबकि बचपन में अपने इसका प्रेजेंटेशन को धूल चखा दिए थे कि भाई ये सब क्या होता है, हमें तो सीधा कैलकुलेटर में निकालना है आंसर टिक। तो ये जो प्रॉब्लम अब आया नए रूप से कि भैया इसको लिखाना भी है कैसे करे, ये ऐसे नहीं प्रेजेंट करना चाहिए, ये तो कैलकुलेटर का भाषा हुआ। प्रेजेंटेशन स्किल कभी भी रहेगा कैश फ्लो यदि डिफरेंट है, अ टेब्युलर फॉर्मेट। याद है बचपन में पढ़े थे, द बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज, याद है, टेब्युलर। ये टेक्सुअल फॉर्मेट हो गया। अरे सब मत पढ़ाइए वापस से, आपको बार बार बोल रहे हैं, हम लोग ऊपर उठ चुके हैं उस लेवल से। आपको अगर पढ़ाना है ज़्यादा तो जाइए नीचे, अविनाश सर का फाउंडेशन का क्लास चल रहा है, वहाँ बक बक कर लीजिए, हम लोग को मत बोलिए। और याद आ रहा है क्या बेस्ट मेजर था? टेक्सुअल की, टेब्युलर की, डायग्रामेटिकल, टेब्युलर फॉर्मेट। तो एक टेब्युलर फॉर्मेट के रूप में हम इसको प्रेजेंट करते हैं। सर कैसे प्रेजेंट करते हो आप? पहले मेरे को देखना कैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको प्रेजेंटेशन का तरीका है क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं ईयर्स, यानी क्या, वही टाइम पीरियड। उसके बगल में हम लिखते हैं उसका कैश फ्लोज, फिर हम लिखते हैं उनका डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट, वॉट एवर द रेट में भी। कितना दिया मैंने? 10%। एंड देन प्रेजेंट वैल्यू विच इज, अगर दिस इज कॉलम ए, दिस इज कॉलम बी, सो दिस इज ए इनटू बी, है ना, इनटू किया ना। यहाँ आप एक एक करके ईयर्स लिखते हो, 1 2 3 4 5, और उनका कैश फ्लोज उतार देते हो। क्या क्या? 10,000, 12,000, 5,000, 20,000, और यहां आप उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखते हो राउंडेड ऑफ टू 4 डेसिमल्स। बट सर 4 डेसिमल से अलग आंसर आएगा और हमने जो किया उससे अलग आंसर आएगा, ऑफ कोर्स। बट ICAI अलाउज यू, ग्रांट्स यू द राउंडिंग ऑफ एरर अप टू 4 डेसिमल ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, अनलेस उन्होंने खुद बोल दिया टेक अप टू 2 डेसिमल्स, टेक अप टू 3 डेसिमल, खुद बोल दिया तो बात अलग है। नहीं बोला तो हम कहां तक करके आ सकते हैं और कोई गलती नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर उतना ही आएगा। और हम एग्जाम हॉल में तो ये 5 साल का नहीं देखने वाले ना, बहुत वेराइटी, बहुत अजीब अजीब सा होगा। तो बेटर है हमेशा क्या करना सर, 4 डेसिमल का DF निकाल के छोड़ देना। तो एक बार फटाफट एवरीबॉडी 10% के हिसाब से वापस से एक एक DF बताओ मेरे को। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 0.9091 आया क्या? देखो तो 4 डेसिमल के हिसाब से, पहले सिर्फ मेरे को बताते रहो, फिर एक बार क्या दबाते हो, और इक्वल्स टू, बताइए कितना आया? 0.8264। अंतरिम चेक करे क्या वापस कैलकुलेटर?
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 0.7513, नेक्स्ट और लास्ट 60629220 आया क्या सबका? इसको जैसे ही हम यहाँ इनटू करेंगे एक एक करके, चलो पहला वाला मैं कर देता हूं, ऐसे करके आप जैसे ही सारा इनटू करेंगे इसका एक सम टोटल आएगा। दिस इज नथिंग बट ऑल प्रेजेंट वैल्यू। करिए, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन एग्जाम। अब आप लिखेंगे इस बात को पूरा, आपको आंसर पहले से पता है करीब करीब 5, 7। अब देख लो इसको यूज करके क्या आया, इसको यूज करके क्या आया। यानी आप क्या करोगे, 10,000 इंटू 0.9091 m प्लस 12,000 इंटू 8264 m प्लस, और लिखते भी चलोगे उस बात को। ये ऐसे मत कर देना जो हम किया। मैं टीचर हूं, मैं आलसी नहीं हूं कि मैं ये सब कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेटर यूज करें, ना कि मेरे लिखाए हुए आंसर को कॉपी करे। झूठ बोल रहा हूं, मैं आलसी हूं। बट हाँ, जिस दिन आप ये भी करने लगेंगे तब जाके आपका वो जो बोलते हो ना, सर लिखे तो सही थे, इंटू गलत कर दिए, ये गलत कर दिए, वो नहीं होगा। फटाफट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे सारे बच्चे बेस्ड ऑन 4 डेसिमल पॉइंट, क्योंकि आपने जो पिछली बार आंसर बोला था वो शायद एकदम अप्रोप्रिएट टेकिंग ऑल डेसिमल पॉइंट्स था। 4 डेसिमल पॉइंट से कितना आ रहा है? 50705 टाइप्स है ना, वही बोला, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ एरर आ जाएगा। वो सब दिख रहा है उसको, वेरी गुड। क्या सबको ये लिखते लिखते कैलकुलेटर में टोटल निकालेंगे? पहला वैल्यू ही गलत लिखा है, 0.9091 है, 901 नहीं है, इसीलिए बोलते मेरा मत देख, देख के भी गलत लिख रहा है। प्रॉब्लम होगा, थोड़ा नया नया ना अभी। अब वही आएगा, मतलब 6, 5 एक ही बात है यार। 5 पॉइंट समथिंग आया होगा तो तुम 6 कर दिए होगे, वो ठीक है। आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड। मेरे को पहले इंटरेस्टेड पार्ट था कि आप कैसे इसको प्रेजेंट करते हो। तो हमेशा फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा। जब भी आप कैश फ्लोज डिफरेंट अमाउंट्स का ज़्यादा साल का रहेगा तो कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। ठीक है यार, नादानी माफ। 5 हो 6 हो एक ही बात। बोलो डन है। एवरीबॉडी आ गया प्रेजेंट वैल्यू पक्का? तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कैश फ्लोज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम का प्रेजेंट वैल्यू का। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। लिखो एग्जांपल नंबर 2, लिखना चालू करो। एग्जांपल नंबर 2, एन इन्वेस्टर wants to invest in a project requiring rupees 40 lakhs as cash outlay today. The
expected cash inflows were calculated as आठ लाख, 12 लाख, 9 लाख, 4 लाख, 20 लाख, 14 लाख और 10 लाख। नेक्स्ट पैरा, हिज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज रुपीज is 12% per annum, is 12% per annum. Advise whether he should invest in such project or not. एडवाइस वेदर ही शुड, ही के बाद लिखें शुड, पगला। चार डेसिमल का राउंडिंग ऑफ कर लेना, वरना अलग अलग आंसर बोलोगे लाखों में।
चलिए ऑनलाइन लाइव एवरीबॉडी कुछ निकाले हैं? सबसे पहले यहाँ क्या लिखे होंगे बताइए? डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट, और वो 4 डेसिमल पे निकाला होगा आपने 1 डिवाइडेड बाई 1.12, और उस हिसाब से सारा डिस्काउंटिंग फैक्टर या बगल में क्या किया होगा बताइए? प्रेजेंट वैल्यू, और इनटू कर करके सारा लिखा भी और उसका सम भी निकाला। मैंने भी किया, दिख रहा है सबको अमाउंट? सब दिख रहा है, क्लियर है। संगीत दिख रहा है तुमको? संगीत बोल, माइती दिख रहा है तुमको? माइती 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू क्या लिखा हुआ है देख, यहाँ 113480। रे गजब, हाँ देखो वही था, देखा दम सही दिख रहा है। तो एवरीबॉडी ऐसे करके क्या आपने प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर लिया? कितना है बताइए? 48 लाख 62,000 समथिंग। अब वो थोड़ा बहुत अलग अलग है, रफली 120 सबका है मेरे ख्याल से, रफली। अब किसी का कुछ ऑल ओके, बट ज्यादातर अगर सबने 4 डेसिमल लिया है तो सबका ये आएगा। सर 4 डेसिमल के बाद वो जो नियरेस्ट रूपी है उसमें ले जाना चाहिए क्या? हाँ, फिर नियरेस्ट रूपी में ले जाओ, डेसिमल में लिखने का दरकार नहीं है इंटू करने। वैसे आ भी नहीं रहा होगा क्योंकि लैक्स मैंने इसलिए जानबूझ के दिया कि 4 डेसिमल तक लेने से वो 5 जीरो तो ऐसे ही है, तो कभी भी वो तुम्हारा राउंडिंग ऑफ नहीं आएगा, जानबूझ के दिया। अभी तुमको वो सबसे फ्री करे, वरना वो एक स्ट्रेस और तुम्हारा कि पॉइंट में आया तो क्या है, क्या डन है सबका? बोलो एवरीबॉडी, क्या 48 62 120 ओके है? तो ये जो 48 62 120 आया, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। अब बताओ मेरे को कि ये जो प्रेजेंट वैल्यू आया, क्या इस हिसाब से आप इस आदमी को इस बिजनेस में डालना चाहेंगे, इस प्रोजेक्ट में? क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से अगर ये 40,000 रुपया लगा रहा है, 40 लाख रुपया लगा रहा है, तो ही इज गेटिंग हिज डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड अर्निंग मोर देन 40 lakhs। तो वाई नॉट इन प्रोजेक्ट्स में तो पैसे लगाने चाहिए। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? क्या ये सब प्रेजेंट ही है? तो ये भी आज के दिन, ये भी आज के दिन, तो द डिफरेंस इज योर डैश। वेरी गुड, बचपन में पढ़ाया हुआ। सच काइंड ऑफ डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। इन टाइप ऑफ डिसीजन को क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग। एंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज was called in your foundation NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और हम पढ़ते थे अगर ये पॉजिटिव है तो वी शुड इन्वेस्ट, नेगेटिव है वी शुड नॉट इन्वेस्ट। याद आ रहा है बात? लिखेंगे इस बात को आगे। हेयर NPV फुल फॉर्म प्लीज एवरीबॉडी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने पहले भी पढ़ रखा है और इजी है, नहीं भी आता तो अभी सुन लो। प्रेजेंट वैल्यू नेट, नेट मतलब जो माइनस करना था वो भी कर दिए, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया। ऊपर था प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला बताइए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज। बाय द वे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लो नथिंग बट इनिशियल आउटफ्लो जो अभी कर रहे हैं, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज हमने ऊपर निकाल लिया 48 62 120। जैसे इससे हम वो 40 lakhs माइनस करेंगे हमें मिला 8,62,120। एंड सिंस NPV is greater than 0, we should invest. We should invest. We should invest. पता है फाउंडेशन में बोला था अगर लेस देन है तो क्या करेंगे? वी शुड नॉट। इक्वल्स टू में क्या बोल लेते हैं फाउंडेशन? इनडिफरेंट। धंधा का बात करते हैं। इक्वल टू है तो क्या करोगे? क्यों? एनीबडी? एक रीजन तो कॉस्ट रिकवर हो रहा है।
गलत बात ना। 7 साल हो गया, खत्म प्रोजेक्ट, यही कैश फ्लो है। हम बोल रहे हैं जीरो पे भी धंधा करेंगे आप। एनीबडी रीजन? वेरी गुड, क्या वर्ड बोला वो समझे? अब हम कैश फ्लोज को किससे पीछे लाए हैं, ध्यान दिए? योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब इसमें तुम्हारा खर्चा वर्चा कमाई सब ऑलरेडी सोचा हुआ है कि हमको इससे इतना चाहिए। क्या ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में मेरा डिजायर्ड रिटर्न है ना? मतलब क्या जो मेरे को इससे कमाना है, हो सकता है इसमें 8 से 10% मेरा लगा होगा क्या, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, बाकी 2-3% तो हम एक्स्ट्रा क्यों चाहिए, कुछ कमाना भी तो है। तो हमने सिंस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से पुल ऑफ किया इसको पीछे, तो इसमें तो क्या कमा के पॉजिटिव आ रहा है बताइए? प्रॉफिट कमा के। अच्छा, प्रॉफिट ना कमा के भी जीरो है, मतलब वो 12% पे भी जीरो है, तब भी तो क्या है उसके अंदर बताइए? प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। मतलब जीरो मतलब क्या हो रहा है बताइए? डिजायर्ड रिटर्न भी कमा रहे हैं और क्या कर दे रहे हैं बताइए? आउटफ्लो कर रहे हैं। तो अगर 40 लाख लगा के घुमा के वापस से क्या है बताइए? 40 लाख प्रेजेंट वैल्यू, तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे मैंने क्या कमाया बताइए? अपना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कहने का तात्पर्य सोचिए, अगर वो मैंने 12% से पुल करके 40 लाया और मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स 10% था, और अगर मैं 10% से पुल करता कम रेट से, तो वैल्यू ज्यादा आता कि कम आता? 40 से रेट कम वैल्यू ज्यादा, इनवर्स रिलेशन है ना। डिनोमिनेटर अगर कम करेंगे तो वैल्यू, तो अगर मैं 10% से पुल करता, विच वुड हैव बीन माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच वुड हैव बीन माय, विच मींस प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, एंड दिस इज माय डिजायर्ड रेट ऑफ, विच इंक्लूड्स माय सम प्रॉफिट मार्जिन आल्सो। 10% लगा था माल वो फंड इकट्ठा करने में, बट जब इन्वेस्ट कर रहे हैं किस सोच के साथ कर रहे हैं? इससे 12% कमाने का इच्छा है। तो 12% लेके भी अगर 40 जा रहा है, इसका मतलब अगर 10% से पुल ऑफ करते तो 40 लाख से ज्यादा आता, यानी कमा तो रहे हैं। तो एनपीवी जीरो पे भी किया जाता है। और बचपन में भी आपने बात पढ़ा कि नॉर्मल प्रॉफिट पे भी क्या करो बताओ, धंधा कंटिन्यू, बट वो प्रॉफिट का बात था, वहां प्रेजेंट वैल्यू का बात नहीं था। तो आप लोग अपना क्या भाषा से यूज करने लगे मालूम? फिक्स कॉस्ट तो कवर हो रहे हैं ना, वेरिएबल कॉस्ट के साथ फिक्स कॉस्ट तो कवर हो रहे हैं ना बाबू। वो सब इकोनॉमिक्स माइक्रो लेवल, शॉर्ट टर्म 1 ईयर कैलकुलेशन, सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट। मैं तो यहां सारे कॉस्ट ले लिया बाबू। बताओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? क्या है? जितने फंड प्रोक्योर किए उनका भी खर्चा, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अलावा मैंने कौन से खर्चे भी इंक्लूड कर लिए? फाइनेंस कॉस्ट, वो भी पोस्ट टैक्स वेस्ट टैक्स करके सबका कुछ एवरेज निकाल के एक रेट निकाला होगा, वो आया 10, उसके ऊपर फिर भी क्या बोले 10 नहीं 12 से पुल करेंगे, उसके बाद जाके भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ये धंधा तो करना ही चाहिए बॉस, समझ रहे हो? धंधा उल्टा सर 10% लगा, 10% पे ही काम हो रहा है मान लो, तब भी अपने फाइनेंस लेवल पे क्या बात करते हैं? सर धंधा कंटिन्यू करो। यानी एनपीवी अगर जीरो या जीरो से ज्यादा है, वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, और अगर किससे कम है, जीरो से कम है, वी शुड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। क्या डन है सबको इतना सा बात? तो सिंस द एनपीवी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, वी शुड इन्वेस्ट, वी शुड इन्वेस्ट। तो मैंने पहले ग्रेटर देन लिखाया था, फिर आपको क्या बोला एक और साइन लिखने, इक्वल्स टू। उसका लॉजिक देना जरूरी मेरे को। बोलो एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है वाला सम्स पक्का? एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, a person wants to invest rupees 10 lakhs today, rupees 10 lakhs today in a bond
which is having following cash inflows, which is having following cash inflows for next for next 6 years, for next 6 years, full stop. Cash inflow at the end of first year, cash inflow at the end of first year, cash inflow at the end of first year is equals to 2,10,000 and is expected to grow at the rate 5% each year, at the rate 5% each year, full stop. If the desired rate of return, if the desired rate of return of the investor is 9%, find the present value of all cash inflows, present value of all cash inflows, and advise whether he should invest or not, चलिए
लैंग्वेज समझ में आया क्या सबको? सम्स का हम जब टेबल बनाएंगे ईयर्स लिखेंगे, कैश इनफ्लोज लिखेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 9% लिखेंगे और प्रेजेंट ईयर है 1 2 3 4 5 और 6, 6 साल का ही बॉन्ड है। पहले साल का कैश इनफ्लो मैंने बताया, अल्लाह सिर्फ पहले साल का बताया, तो आने वाले साल का सेम ही होगा तभी बोला ऐसा। कुछ बोला इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो। जब मैंने ये लाइन लिखा ना, कल लोग को लगा, कई लोग को लगा ये तो वो रेट ऑफ रिटर्न होगा जिससे कैश को पुल बैक करना, ध्यान से नहीं पढ़े, मतलब वो हड़बड़ी एक होता ना कि हाँ चलो अब सब चालू कर देते हैं पहले से ही, इसको पहले आंसर दे देंगे, बट वो नहीं था। वो क्या था बताइए? कि ये कैश फ्लो किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, कैश फ्लो किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, बोला हर साल 5% और देंगे। तो पहले 2,10,000 को क्या करना होगा? 5% से बढ़ाना होगा। कितना आया बताइए? 2,20,000 ऐसे करके, फिर इस पे 5% बढ़ाएंगे, कितना आएगा? 525। फिर आगे बढ़ाएंगे 43,101 टाइप्स। नेक्स्ट 2,55,256 टाइप्स। नेक्स्ट 268,019 टाइप्स। आया क्या? टाइप्स। फिर जब 9% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लोगे, मेरे को लगता है कई लोग ने 1 डिवाइडेड बाय 1.9 तो नहीं कर दिया, वो 90% होता है। 1 डिवाइडेड बाय 1.09 कितना आया? 0.91। हाँ बुढ़बक लोग कोई गलती नहीं किया तो ये वाला, ए झूठ कोई किया तो बता दो, बेशर्मी माफ। आज कौन सा दिन है? गुरुवार। आज अगर पाप लगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। एनीबडी बता सकता है? 0.9 नहीं पक्का? ओ होशियार हैं लोग। तो 9% इज नॉट 0.9, 9% इज 0.09। ओ फाउंडेशन में पास है सर, वो गलियां छोड़ा है, और वो गलियां में जिनको मेरे को छोड़ा था मैंने छोड़ा है। मैंने उनको जिनको छोड़ना था, वो जो 0.9 कर रहे थे उनको छोड़ाया मैंने, इसलिए यहां तक अब वो हालत नहीं है। मैंने छोड़ा है। तेरे बारे में बात कर रहा है। नीचे तो वो तो आगे वापस आएंगे कि नहीं पता नहीं, अब शायद होश आ गया हो कि 0.9 नहीं होता, वो पॉइंट। तो एवरीबडी उस हिसाब से क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दिया। फिर वापस जब इंटू करोगे ना, नियरेस्ट रूपी में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई मेमोरी फंक्शन यूज कर रहा है तो वो डेसिमल ऐड कर रहा है, तो उस वजह से अलग अलग आंसर आ सकता है। जो नियरेस्ट रूपी लिख के बाद में ऐड कर रहा है वो बात अलग, और जो डेसिमल में लिख रहा है न्यूमेरिकली, बट कैलकुलेटर में सिर्फ डेसिमल में आ रहा है और उसको m+ में जब डाल रहा है तो डेसिमल आ रहा है, तो थोड़ा वैल्यू अलग। तो घबराना मत अगर अलग अलग आंसर आ रहा है। जो कैलकुलेटर में m+ लेके किए, बताइए कितने लोग किए कैलकुलेटर में m+ लेके? ओके। और कितने लोग लिख के बाद में ऐड किए? ओके। जितने लोग लिख के बाद में ऐड किए उनका तादाद ज्यादा है, तो चलिए उनसे बात करते हैं। ठीक है, बताओ कितना आया? वही तब तो तुम m+ यूज किया। हाँ 10,54,957 टाइप्स। ये आया जो लोग ऐड किया। अब वो बाकी लोग का थोड़ा ये लास्ट में 900 में कुछ भी उधर उधर हो सकता है। क्या डर है सबको? तो ये जो टोटल अमाउंट आया, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोस। इसको किससे कंपेयर करेंगे? 10 लाख से, जो कि क्या अगेन बात कर रहे हैं सर? पॉजिटिव है। तो क्या करना चाहिए बताइए? ही शुड इन्वेस्ट। क्या वो फाइनल लाइन आप लिख दे रहे हैं? ही शुड इन्वेस्ट। हाँ सर, m+ कर रहे हैं तो शायद 930 टाइप्स आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। क्या बस चुप रहे? 969 तो मतलब वो 3 ठो हो गया फिर। ठीक है, समझ में ही नहीं आया मुझे। बोलो डरे सबको इतना पक्का? चुप रहे। आइए, तो एवरीबडी यहां तक ओके है क्या? अब हमने एग्जाम्पल नंबर 4 करना है। देखते हैं ये कौन कौन संभाल पाते हैं। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 4। चुप रहे, पढ़ाई कर। लिखो, a person
wants to invest rupees, a person wants to invest rupees 5 lakhs at a desired rate of return of 7.25%, at a desired rate of return of 7.25%, full stop. The business is expected to give positive cash flows after 2 years. That is from the end of the second year. After 2 years, that is from the end of the second year. As rupees 80,000, this cash flow is expected to grow. This cash flow is expected to grow at the rate 10% per annum for next 8 years. For next 8 years. Advice whether he should invest or not. बोल तो क्या 2 साल बाद से आना चालू होगा, मतलब 2 साल के एंड में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा. बस फर्स्ट ईयर कुछ नहीं आएगा, सेकेंड ईयर के एंड से पैसा आना चल. 0 पे इन्वेस्ट कर रहे, 2 साल तक कुछ नहीं आया, दूसरे साल के एंड में आना चालू. बस इतना बताओ, पहला कैश इनफ्लोस कहां आएगा? सेकेंड ईयर के एंड में. मैंने लिखवा दिया, दैट इज फ्रॉम द एंड ऑफ दी. सर आप ही तो बोले 2 साल तक नहीं आएगा. अरे तो फर्स्ट ईयर कुछ नहीं आया, सेकेंड ईयर के पूरे साल कुछ नहीं हुआ. पहला बार कब आया बताइए? सेकेंड ईयर के एंड पे. मैंने बोल दिया, लिखवा दिया. इसलिए हाँ, आपका इंटरप्रिटेशन ये हो सकता था 2 साल तक नहीं आया मतलब पहले तीसरे साल के एंड पे आ रहा है, तो उसको नलीफाई करने के लिए मैंने बता दिया कि मैं क्या मान रहा हूं. बताइए कब पैसा आना स्टार्ट हो गया? बताइए सेकेंड ईयर के एंड से.
इसलिए तो बोला 2 साल बाद पैसा आना चालू हो गया, मतलब 1 साल तक पैसा नहीं आया। अपना करो। कितना रुपया लगाए थे?
ओके, अलग अलग आंसर आ रहा है ऑनलाइन में। चेतन का अलग, ऋषि का अलग। ऋषि और दीपक का सेम है और चेतन और संबित का सेम है। चेतन काफी दिन बाद। सर किसी का फर्स्ट में 69 है क्या? पहला तो दीजिए। हाँ, ऋषि और दीपक का। हाँ, तब मेरा भी 69 है। और बाकी लोग का पहले में 60 है। मेरा 65 है। 65 भी है। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर है। तेरा 69 नहीं है, तेरा खराब हो जाता पहले ईयर मेरा डन है सबका, कुछ ना कुछ आया। कोई बचा है? कोई बचा है? कर रहे हैं सर, 1 मिनट रुक जाइए। एनीबडी? एनीबडी? एक जन बोला सर 1 मिनट रुक जाइए। और कोई? ठीक है संतोष जी, ओके। सतीश जी ठीक है, आप लोग करिए। मैं तो ढांचा बना रहा हूं ईयर्स। और क्या बताइए क्या आएगा? कैश इनफ्लोस। अब बातचीत नहीं। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 7.25% और प्रेजेंट वैल्यू। ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखना है कि नहीं पता नहीं, मैं ऐसे ही 10 तक लिख दिया। ऐसे ही देख लेते। 1 पे कैश इनफ्लोस बताइए 0। 2 पे बताइए 80 and is expected to grow for next 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कैश फ्लोज आर टिल 10th ईयर। यहां कितने लोग गलती हो गए कि 9 तक ही बनाए। देखो पहले तो यही 30% बाहर। कैश फ्लोज आर टिल 10th ईयर, वर्ड क्या था? नेक्स्ट 80, मतलब सेकंड के बाद और कितना? 8 साल। कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक लाइन जोड़ना है तुम लोग को, तब तो सिर्फ क्या 10th ईयर वाला कैश फ्लो, जो कि एकदम आसान है। यहां जो आया उस पर क्या बढ़ा दोगे बताओ? 10%। क्या सेकेंड वाला 88 आया? ऐसे चलते 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 10th वाला सबको ही बता दो। 171,487। कुछ आया क्या सबका? करीब करीब ही है। यहीं कई लोग झटक गए, 30% लोग। अभी देखो बाकी कहां झटकेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर में। डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 में कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर तो है ही 1 का। मतलब ये मत कर देना कि DF1 2 से लिखना मत चालू कर देना। ये कितने लोग भी गलती की, हाथ ऊपर झूठ नहीं। क्या किए पता है? 1 डिवाइडेड बाय 1.0725 जो आया वो सेकेंड ईयर में लिख दिए। कितने लोग लिखे ये वाला बात? झूठ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जन और झटक गए। ये क्या था बताइए? ये तो DF1 है, तो ये तो है तो फर्स्ट ईयर पे जो कैश फ्लो उसके लिए। तो इधर डैश मत दो, इधर तो कुछ लिख दो। बताइए क्या आया? DF1 0.9324, जो कि 0 से इंटू हो गया 0। फिर एक और बार जो इक्वल टू दबाएगा वो क्या आएगा? DF2। बाबू वो जो तुम्हारा 0.9324 है, इसका डेफिनेशन इसीलिए तो सिखाए थे। अगर 1 रुपया कहां खड़ा है फर्स्ट ईयर के एंड में, तो उसका आज का वैल्यू क्या है? तो तुम सेकंड ईयर के लिए कैसे ये यूज कर रहे हो? सेकंड ईयर के लिए तो DF2 ही यूज करना पड़ सी। देखे मिस्टेक क्या क्या हो रहा है? जानबूझ के दिया, 1 साल बीच में गायब, बैच पहले में गायब।
और देखना चाह रहा था कि आपका दिमाग कैसे कैसे ये सब मिस्टेक्स को लेता है और फिर समझता है कि ये जो फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो तो फर्स्ट ईयर का ही डिस्काउंटिंग फैक्टर रहेगा, भले ही फर्स्ट ईयर के एंड में क्या नहीं है, कोई कैश फ्लो नहीं है, थोड़ी ये सेकेंड ईयर से बन जाएगा। सेकेंड ईयर का डीएफ तो सेकेंड ईयर का ही डीएफ होगा। जैसे जब तुमको मैंने फिफ्थ ईयर के एंड पे कैश फ्लो दिया था, क्या तुम उसके लिए DF1 ही यूज किए थे? नहीं, क्यों? पहले 4 साल कुछ नहीं, डैश 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 डैश, तो जो DF1 आया वो DF5 ही है कि DF5 निकाले थे, 1 2 3 4 स्किप कर दिए थे, है कि नहीं? तो यहां 1 स्किप हो जाएगा, सीधा 2 से चालू होगा। DF2 बताइए क्या आया? 8694। इस तरीके से 4 डेसिमल लिखे, इस तरीके से इनटू किया, नियरेस्ट रूपी में भेज दिया और फिर उसका टोटल निकाले। आई विल वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स फॉर एवरीबडी। कितने लोग यही काम किए? ओके, अराउंड 55%। अब इन 55% का आंसर सेम है कि नहीं पूछते हैं। क्या आया अर्जुन तुम्हारा आंसर? 69। हाँ, आगे 41 ठीक है, 30 टाइप्स, 694130 टाइप्स। अब वो 19 है, 20 है, 50 है, 130 की जगह 100 है, 90 है, कुछ भी चलेगा। किनका किनका ये करीब करीब आ गया? ओके, जितने लोग पहले बोले थे वो लोग का यही आया। कुछ भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला 200 रुपए का इधर उधर चलेगा, लाखों में चलेगा। चुप बोलो, डन है? पक्का एवरीबॉडी? तो ये फिगर अगर आपका आ रहा है आसपास तो आपने सही किया है, और काफी लोग ये आंसर दिए थे। हाँ, 098 भी सेम ही है, मतलब 694098, फर्क नहीं है, 40 रुपए का भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सही है, 32 रुपीज का ही तो फर्क हुआ। तो 098 080 सब चलेगा, राइट है आपका भी, चेतन आपका भी राइट था, सबका राइट था, मतलब वो भी चलेगा। बट 694 आना चाहिए, बाकी का डिफरेंस चलता है वो सब। बोलो मेरे प्यारे मित्रों, नहीं किए तो ठीक करोगे। तो अराउंड 55% राइट थे, 45% का दिक्कत हुआ, बट वी विल मेक इट 100% सून। और जो जो मिस्टेक हुआ नोट डाउन करो कि हाँ सर ये गलती की है। जैसे कई लोग झटक गए वो नेक्स्ट 8 ईयर्स, कई लोगों डीएफ में गड़बड़ कर दिए। मतलब क्या हुआ ना, आप अब माथा बंद करके सम्स करते हो, वो आदत अपना नहीं है। अपने को माथा खोल के सम्स करना है, जहां पे क्या पता है अपने लोग को। बताइए कि पहला वाला कैश फ्लो पे भी कुछ क्या है, बताइए? डिस्काउंटिंग फैक्टर है। डिस्काउंटिंग फैक्टर का डेफिनेशन समझो। बोलिए हुआ क्या? 109 भी ओके, हाँ कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। बोलिए एवरीबॉडी, आंसर आया क्या? चेक कीजिए। अब तो क्या करना चाहिए बताइए? जरूर से जरूर इन्वेस्ट। 5 लाख रुपया लग रहा है, डन है। तो यहां हमने कुछ कौन सा टॉपिक किया बताइए? ये कौन सा टॉपिक किया? 4 एग्जाम्पल किसका? मल्टीपल कैश फ्लोस विथ या ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट। तो पक्का अगला टॉपिक क्या आएगा? अगर सेम अमाउंट हो तो क्या सर, क्या ही फर्क पड़ता है? अभी तो आपने सिखाया, अगर सेम होगा तो सेम लिख देंगे, सेम कर देंगे और सेम कर देंगे, बिल्कुल सही। दैट इज द वे, बट देयर कैन बी अ शॉर्टकट इफ देयर इज अ सेम कैश फ्लो। बाय द वे, ये सारे कैश फ्लोज जो हमने बनाए अभी तक, इसको कोई कुछ नाम देना चाहेगा? कैश फ्लोज ऑफ डिफरेंट अमाउंट को, कैश फ्लोज ऑफ डिफरेंट अमाउंट को कोई कुछ नाम देना चाहेगा? दीज ऑल आर कॉल्ड एनवीटीज। क्या बुलाते हैं इसको? नहीं सर, बचपन में एनवीटी का मतलब ये नहीं था। बचपन में तो एनवीटी का मतलब था जब सेम अमाउंट होता है। गलत, मैंने बोला भी था और टोका भी था। उसको हम लेवल एनवीटी बोलते हैं। क्या बुलाते हैं? आपका इंस्टीट्यूट सिर्फ लेवल एनवीटी आपको पढ़ा रहा था और इसीलिए उसको एनवीटी बोल रहा था बचपन में। बट एनवीटी का मतलब इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। एनवीटी का अगर एक्चुअल मीनिंग है तो क्या है वो? क्या ये सारे एग्जांपल्स किसके थे बताइए? सीरीज ऑफ कैश फ्लोज। पता है, एक वाज जस्ट एनवीटी जो पहला वाला था,
सेकेंड वाला एग्जाम्पल वॉज जस्ट एनविटी, थर्ड वाला एग्जाम्पल वॉज अ इंक्रीजिंग एनविटी, फोर्थ वाला वॉज ऑल्सो अ डेफर्ड इंक्रीजिंग एनविटी. क्या वर्ड बोले सुने? डेफर्ड. डेफर्ड क्यों? कुछ टाइम के बाद आना चालू हुआ, और फिर इंक्रीजिंग में. इस तरीके से अनगिनत टाइप के एनविटीज होते हैं, और उनमें से एक टाइप होता है लेवल एनविटी. क्या होता है बताइए? जिसको आपने बचपन में मैथ्स में एनविटी के नाम से पढ़ा था, कि वो एनविटी जिसमें टाइम पीरियड सेम और कैश फ्लोज भी सेम, जिसको हम यहां बुलाएंगे क्या बताइए सर? कैश फ्लोज ऑफ सेम अमाउंट एट सेम इंटरवल ऑफ टाइम, विच इज कॉल्ड लेवल एनविटी. और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए चाहे तो टेबल बनाओ, चाहे तो एक शॉर्टकट यूज कर सकते. वो शॉर्टकट क्या है सर? जरूर सिखाऊंगा. याद आ रहा है टर्मिनोलॉजी उसका? एनविटी फैक्टर. कॉपी में हेडिंग नेक्स्ट, कितना नंबर बताइए? 4 का डी. 4 का चल रहा है कि कितना का चल रहा है पता? 6 का डी. टाइम वैल्यू ऑफ मनी 6 का डी. लिखिए, क्या बताइए? हेडिंग क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बताइए, बोलिए. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. कैश फ्लो ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको क्या बुलाते हैं पता है? लेवल एनविटी. बचपन में इसी को क्या बुलाते थे? सिर्फ एनविटी. अब बचपन गया तो असली नाम इसका क्या है सर? ऑल्दो बचपन में भी मैंने बताया था कि आपका इंस्टीट्यूट एनविटी को, लेवल एनविटी को एनविटी बुला के पढ़ा देता, बट ये क्या आया बताइए? लेवल एनविटी. क्या? लेवल मतलब बराबर. एग्जाम्पल्स दिया हुआ आपको बहुत. रेंट ऑफ अ प्लेस, क्या 1 साल के लिए एनविटी है वो? और वो भी क्या है? लेवल एनविटी. बट अगर 5 साल का बात करें तो इट इज अ इंक्रीजिंग एनविटी, क्योंकि हर साल आदमी क्या करता है बताइए? भाड़ा इंक्रीज भी करता है. सब कुछ एनविटीज है, जो भी एक सीरीज ऑफ पेमेंट कर रहे हैं. अरे आपका मोबाइल रिचार्ज क्या है? अगर आप हर 3 महीने के एंड में भरा रहे हो या स्टार्ट में भरा रहे हो तो दैट इज एन एनविटी. कई बार 333 का, कई बार 666 का, कई बार पूरा कितना का आता है आज के रेंज में पता नहीं. और मेरा तो वही साल भर वाला कराया हुआ है, तो आइडिया नहीं लगता है, बार बार चेंज होता रहता है, हम देखते हैं बढ़ाता रहता है लोग. तो वही जो पैसा ये लोग मांगता है, क्या ये भी एक तरीके का क्या है बताइए? लेवल एनविटी. क्योंकि हर बार क्या मांगता है सर से? अच्छा, क्या बीच में चेंज भी होता है कई बार प्लान्स? तो वो प्लान चेंज हुआ तो क्या सर एनविटी चला गया? नहीं, एनविटी तो अभी भी नामकरण है. अब क्या नहीं है बताइए? लेवल एनविटी नहीं. वैसी रेंट, वैसे इंश्योरेंस प्रीमियम 333 रुपए महीने से स्टार्ट आता है ना एड. अभी से टर्म इंश्योरेंस करवाइए, है ना, इतने का हर महीने का आउटफ्लो है, क्या जाता है बोलता है ना वो कपिल शर्मा आके. तो वो भी क्या है बताइए? एक लेवल एनविटी, कि हर महीना आपको इतना देना है, बात खत्म, आपका इंश्योरेंस जा रहा है. तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम इज ऑल्सो अ लेवल एनविटी. मैंने बड़ा बेसिक एग्जांपल लिया. सैलरी ऑफ एम्प्लॉय जो हर महीने दे रहे हैं, वो भी क्या है बताइए? एक लेवल. सर बट अगर इंक्रीज करके दे रहे हैं तो इंक्रीजिंग एनविटी. सर अगर हर साल के एंड के इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले साल के लिए लेवल, फिर अगले साल के लिए फिर लेवल, या पूरे बात करें तो इंक्रीजिंग. बोलो एवरीबॉडी क्लियर हो रहा है सबको ये सब लैंग्वेजेस? तो सर हमको वैसे नामकरण से लेना देना है भी नहीं, हमें तो सिंपल ये चाहिए कि कैश फ्लो किस पॉइंट ऑफ टाइम में कितना है, और उस हिसाब से हमें टेबल बनाना है और आंसर निकालना है. बिल्कुल. बट सर आप ये टॉपिक तब अलग से क्यों पढ़ा रहे हो जब आपको मालूम ही है टेबल बना के करना है? तो मैं बता दूं इस टॉपिक का एक क्या निकल सकता है बताइए? शॉर्टकट. जब तक ये एक लेवल एनविटी है. अगर ये सिर्फ एक एनविटी है, इंक्रीजिंग एनविटी है, डिक्रीजिंग एनविटी है फॉर अ कांस्टेंट पीरियड, हम इसका क्या नहीं कर सकते बताइए? शॉर्टकट नहीं कर सकते, हमें वो पहले वाला तरीके से ही करना पड़ेगा. बट इफ द कैश फ्लोज आर ऑफ सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स फॉर अ फाइनाइट पीरियड, तो हम फिर भी एक शॉर्टकट निकाल सकते हैं. और वो शॉर्टकट हम यहां सीखेंगे बाय द नेम ऑफ एनविटी फैक्टर. क्या बात है सर, ये पूरा सिखाइएगा जरूर. लेते हैं कि एग्जाम्पल लगे, तो लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1. धुंधला धुंधला ही सही याद आ रहा है थोड़ा बहुत?
याद आ रहा है? तो चलो वही एग्जाम्पल लेते हैं जो उस दिन लिए थे। वेरी गुड। रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 10%। फाइन प्रेजेंट वैल्यू। आंसर भी याद है? आंसर भी याद है क्या? शॉर्टकट याद है। ट्राई लेना चाहेंगे पहले अपने हिसाब से? कुछ याद आ रहा है तो वो ठीक, नहीं तो सर हम तो इसको अभी भी टेबल बना के कर देंगे। ईयर, कैश फ्लोज, डिस्काउंटिंग फैक्टर, पीवी, टोटल। कर तो सकते ही हैं तो करो ना, भले ही शॉर्टकट याद नहीं आ रहा। अच्छा, कितने लोग बाई चांस पूछ ले रहे हैं यहाँ पे मेरे से फाउंडेशन नहीं पढ़े हुए? बाई चांस मेरे से फाउंडेशन नहीं पढ़े? ए झूठ, एकदम सही में है, मजाक मत करो प्लीज प्लीज। जानना है हमको, जेन्युइनली जानना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं पढ़े? 11 12 13 14 जन यहाँ, ठीक। सर काबड़ा नहीं पड़ा है। तेरा फोटो छापे हैं, मजाक मत कर। ऑनलाइन में एनीबॉडी जो मेरे से नहीं पढ़ा हुआ है तो चिंता मत करो, आप पहले अपना लॉन्ग टर्म प्रोसेस से करो कि सर जो आपने सिखाया ईयर्स, अमाउंट, डिस्काउंटिंग फैक्टर और वो, फिर अपने करेंगे। गायत्री, ओके। बक पगला मी सर, झूठ मत बोलो। संगीत तुम्हारा फोटो छापे, ऐसे मत बोलो यार। सर काबड़ा बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। झूठे लोग ऑनलाइन में। अगर वो भोपाल से फोन आया था, वो ये फाउंडेशन करवाने के लिए हम बोल रहे थे फाउंडेशन के लिए फोन किया है। मेरे पास आया था, आप ये सर वैसे 14 लोग को बोल दे आपका पाप उतर गया है। एक बार गलती किए तो क्या हुआ, पाप उतर गया आपका। अब ठीक जगह आ गए। एनवीटी ड्यू का पीवी याद नहीं आ रहा, शॉर्टकट कोई बात नहीं। आप केला का पत्ता वाला सीन नहीं करवाए थे। उत्कर्ष पढ़ा था सर क्लास से, और भी उत्कर्ष तो हम भूल ही गए। क्या नाम था उसका पूरा? वो जिंदा है? तुम लोग से बात होता है? हाँ, जिंदा है अभी भी? घूमता है ऐसे नीचे पागल? वो पास थोड़ी हुआ है ना, इम्पॉसिबल। बोलो 350। सर वो रिजल्ट जैसा विराज में बोलते अपना वाला पेज। इसी वाला हमको तो फोन भी करता है, मैं काट देता हूँ क्या? तो ब्लॉक लिस्ट में पेज कर। आइए, क्या सबने निकाल लिया वैल्यू? ओके, तो आइए आंसर क्या आया पूछ लेते हैं एक बार। 37907 टाइप्स आया क्या? 37907 टाइप्स आया क्या? नहीं आया? क्यों? किया नहीं? हाँ, तब तो नहीं आएगा। आया। अंतरिम जी आया, आकाश जी आ गया, सतीश जी आया, और पीछे आया, इधर दीदी आया, ठीक है, आया भैया। चलिए
तो इतने लोग का आ गया, जो लोग नहीं भी पढ़े। तब मेरे को एक बात बताइए, अब मैं इसका शॉर्टकट सिखा दूं कि सर अगर इसको जल्दी करना है तो भी कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है, ध्यान से सुनना। अब याद आएगा अपने को वो जो इक्वेशन जो हमने पहले लिखा था, याद है मैंने पहले बोला था कि टेबुलर फॉर्मेट इज दी बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग कैश फ्लो जब डिफरेंट है। बट उससे पहले एक इक्वेशन लिखा था और वो क्या था पता है? पीवी इज इक्वल्स टू पहला वाला कैश फ्लो इंटू DF1, दूसरा वाला कैश फ्लो इंटू DF2, ऐसे चलते 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 आखिरी वाला कैश फ्लो इंटू आखिरी वाला DF। क्या ध्यान है सबको ये वाला बात है ना? अगर हम इधर 10,000 कॉमन ले तो ये DF1 प्लस DF2 प्लस DF3 प्लस DF4 प्लस DF5 बनता। यानी इसका मतलब वापस से बताइए, मतलब बताइए, फुल फॉर्म नहीं। 1 साल बाद अगर 1 रुपया है तो उसका आज के दिन का वैल्यू, इसका 3 का 4 का, ओके ओके ओके। यानी एक तरीके से अगर 1 रुपया फर्स्ट ईयर के एंड, सेकेंड ईयर के एंड, थर्ड ईयर के एंड, फोर्थ ईयर के एंड और 5th ईयर के एंड पे खड़ा है, 5 साल तक खड़ा है, उन सब का प्रेजेंट वैल्यू ये है। क्या इस बार 1 अमाउंट कि 5 अमाउंट? 5 अमाउंट। सिंस अब हम सिंगल अमाउंट नहीं, एक सीरीज ऑफ अमाउंट यानी मल्टीपल अमाउंट का टुगेदर प्रेजेंट वैल्यू का बात कर रहे हैं, तो दिस टाइम दिस इज नॉट डिस्काउंटिंग फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एन्युटी फैक्टर। व्हाई द वर्ड एन्युटी? पहले सीरीज ऑफ कैश फ्लोज का, दूसरा 1-1 रुपए का फैक्टर इनटू कर रहे हैं एक एन्युटी से, जिससे क्या आ सके बताइए? प्रेजेंट वैल्यू। और इस बार एन्युटी फैक्टर 5 का मतलब होता है एन्युटी फैक्टर फॉर 5 इयर्स। क्या मतलब होता है बताइए? पिछली बार जब DF5 बोला था क्या बोला था? 5th ईयर। इस बार वर्ड क्या बोल रहा हूं? 5 इयर्स, क्योंकि ये 5वें साल का फैक्टर नहीं है, ये 5 साल का फैक्टर है। 1-1 रुपए का 5 साल का फैक्टर है। इसको हम एक नाम देते हैं, क्या नाम बताइए? एन्युटी फैक्टर। क्योंकि अपने इसको किससे इंटू कर रहे हैं बताइए? एन्युटी से। 1 ही साल का। क्या 50,000 से इंटू किया कि 10,000 से? 10,000 क्या था? 1 साल का। और है कितने बार बताइए? 5 बार। तो इसीलिए इसको किससे इंटू किया बताइए? ईयर्स। अगर यही 10,000 एक ही बार होता तो किससे इंटू करते? DF से। बट ये 10,000 कितने बार है? 5 बार, इसलिए किससे इंटू कर रहे हैं? एन्युटी फैक्टर से। ये नामकरण है किसका बताइए? एन्युटी फैक्टर। इसका दूसरा नाम होता है PVIFA। राइट हो जाओगे, ट्राई करो। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ एन्युटी। क्या बोले? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ विच इज 5। ये क्या है बताइए? AF5। वही एट द रेट कितना बताइए? 10%। एट द रेट कितना बताइए? 10%। भाषा है। अब सर ये कैलकुलेटर में कैसे आएगा? तो हमने निकाला था DF का तरीका। क्या देखो, कैलकुलेटर हाथ में, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 एक बार इक्वल्स टू, बताओ क्या आया? क्या आया? DF1। क्या आया बताइए? एक और बार इक्वल्स टू, क्या आया? एक और बार इक्वल्स टू, एक और बार इक्वल्स टू, एक और बार इक्वल्स टू। अल्लाह, सबको ऐड करना था, बीच में रह गया। तो इक्वल्स टू M प्लस दबाना चाहिए था, नहीं दबाए, कोई बात नहीं। कैलकुलेटर बोलता है मेरे को अभी भी याद है तुम कितने बार इक्वल्स टू दबाया था, और उस हिसाब से जो भी इक्वल्स टू के बाद का वैल्यू है मेरे मेमोरी में है अभी भी। तेरे को सिर्फ एक बटन दबाना है जिससे उन सब का टोटल आ जाएगा, विच इज कॉल्ड GT बटन। देखिए है क्या? ग्रैंड टोटल बटन। दबा दीजिए उसको, ग्रैंड टोटल बटन। गो टू नहीं, GT नहीं है, नहीं है, नहीं है, ढूंढ रही है, नहीं है, GT नहीं है इसके। देख देख देख, नहीं है, है? नहीं है, लाना होगा नया वाला। दीदी कल बोला था, याद है? परसों। एक तो तोड़िए सर, एक तो सगुन का तोड़ना ही चाहिए। वो जैसे नारियल फोड़ते ना, एक तो क्लास में सर, एक तो सगुन का तोड़िए। बताइए एवरीबॉडी, कितना आया आंसर GT बटन दबाने के बाद? वो फैक्टर इज क्या बताइए?
हाँ आप वो कर सकते हैं m प्लस वाला तरीका, इक्वल्स टू m प्लस जिनकी जीटी नहीं है, इक्वल्स टू m प्लस जीटी, सॉरी MRC, जिनके जीटी बटन नहीं। दीपक सेठिया, आज हो जाएगा सगुन का लड्डू। विक्रम, सगुन कर दीजिए आज, बक बोल डर है सबको। अरे यार तुम लोग एकदम पगला है, आओ आज तो तोड़ ही दीजिए, तुम पगला गया, एकदम बौखला गए। हाँ वहां से लगता है मोर्चा लेके आ रहा है वहां से। बेटा बताओ एवरीबॉडी, DF1 से DF5 का टोटल जीटी बटन से निकाल लिया आपने, कितना आया बताइए वो? 3 पॉइंट। दिस इज कॉल्ड एनवीटी फैक्टर फॉर 5 years एट 10% इंटरेस्ट रेट। क्या बोलो ना, या रिटर्न रेट, और उसको इनटू किए तो प्रेजेंट वैल्यू आया 30, बोलिए 370, 907 या 8 टाइप्स आया क्या सबका वैल्यू? नीचे लिखना, व्हाट डू यू मीन बाय AF और PVIF? A, PVIF A, PVIF तो किसका नाम है, और PVIF A नाम किसका? एनवीटी। लिखिए, एनवीटी फैक्टर मींस present value of ₹1 at the end of, underline the word each year, एक साल नहीं, हर साल। और पिछली बार वर्ड क्या था पता है डीएफ के लिए? एट द एंड ऑफ कोई एक पर्टिकुलर ईयर, ये क्या है? हर साल, ईच ईयर फॉर गिवन ईयर्स। करेक्ट, पक्का। देयरफॉर AF 10%, 5 और AF 5 @ 10% मीन्स, बताइए आप लोग इसका मीनिंग बताइए, लिखिए मीनिंग वापस से आप लोग। क्या है ये? एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बताओ, ऑफ ₹1, ₹5 नहीं, क्या बताइए? ₹1 एट द एंड ऑफ ईच 5 years, यानी ईच ईयर फॉर 5 years, ईच ईयर फॉर, हाँ ₹5 ही, बट ऐसे 5 मत लिखना, ₹1 कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो क्या लिखोगे? मीन्स व्हाट, बताओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बोलो, ₹1 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 years एट द रेट 10%। लिख लोगे ना खुद से, एट द रेट 10%। पहले मीनिंग, पता है बचपन में इतना जोर इस पे नहीं दिए थे, सीधा कैलकुलेशन, क्योंकि टिक्की टिक्की था। अब थोड़ा दिमाग लगाना, मीनिंग भी समझना। बोलो डन है यहां तक? अगर ये डन है तो नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट इट। बेटर है जीटी बटन वाला कैलकुलेटर ही होना चाहिए, फिर भी मैं ऑल्टरनेटिव बताऊंगा जिसके जीटी नहीं। ऑल्दो जीटी वाला कैलकुलेटर ले लीजिए, कारण ये आज का बात नहीं है, दिस इज जस्ट अ इन्वेस्टमेंट, नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी। ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर के खर्चे को एक्सपेंस मान रहे हैं तो आप गलत में हैं। कैलकुलेटर इज एन इन्वेस्टमेंट, एसेट फॉर यू, और इसका डिप्रीसिएशन आगे जाके बहुत अप्रीसिएशन लाके देगा। कोशिश यही करना है एक कैलकुलेटर पूरा सीए बना दे, और ये मेरे साथ हुआ था। मतलब मैंने जो फर्स्ट कैलकुलेटर लिया था अपना, जैसे सीपीटी चालू किया था, सीए फाइनल के एग्जाम में भी मैंने वही सेम कैलकुलेटर बिना चेंज किए यूज किया था, और मेरे को वही 4 साल लगे, और वो कैलकुलेटर मेरे साथ था 4 साल तक। और 4 साल बाद
रिश्ता तोड़ दिया मैंने उसके साथ। आई मूव्ड ऑन। मेरे को मालूम था कि इसका साथ यहीं तक है और इस वजह से मैंने रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि बीच बीच में मैंने चीटिंग किया। जब मैं एक्चुअली कर रहा था, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर को देखता था और मैं उसका भी बटन दबाता था। तो उस वजह से वो जो नॉर्मल कैलकुलेटर है वो कई बार बेचारा दिक्कत करता था कि अरे ऐसे थोड़ी होता है। तो बेचारे को था तकलीफ, मेरे से, बेचारी को था मेरे से तकलीफ, बट अगली 4 साल तक कुछ नहीं बोली। 4 साल पूरा सपोर्ट की। 4 साल बाद उसको समझ में आया कि नहीं, ये सही आदमी नहीं है। चलिए, सेम साइंटिफिक भी, वो थोड़ी ज्यादा हाई फाई थी, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट वाज टू ह्यूज, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया। मैंने दोनों को छोड़ दिया। आई मूव्ड ऑन। भाई मेरे लाइफ में यही 2 थे और कोई नहीं थे मूव ऑन करने के लिए, तो मैं इन्हीं से मूव ऑन किया। क्या डर है? मैंने आईफोन आईपैड का तो दिक्कत क्या होता है ना, कई बार आईफोन का चार्जर से जब आईपैड को चार्ज करते हैं ना, तो बेचारा आईफोन बहुत गुस्सा हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। सर क्या, हाउ टू कैलकुलेट इट? आइए लिखिए स्टेप 1। अरे बस रे, हो गया। स्टेप 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। स्टेप 2, इक्वल्स टू n टाइम्स। सर ये तो डीएफ का ही फॉर्मूला था। हाँ, तो एक स्टेप बस ऐड हुआ है, जीटी। मतलब अगर 2 पे रुकते हैं तो क्या मिलता है पता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर। और अगर जीटी बटन दबा देते हैं तो क्या मिलता है बताइए? एन्युटी फैक्टर। कब चाहिए एन्युटी फैक्टर? जब एक लेवल अमाउंट का कैश फ्लो है फॉर अ पीरियड। बट अगर सिंगल कैश फ्लो है, अलग अलग अमाउंट का है, तब डीएफ ही करना पड़ता है। मतलब अगर सिंगल कैश फ्लो डीएफ, अच्छा मल्टीपल कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट अमाउंट, तब भी क्या बनाना पड़ता है? डीएफ, और बट टेबल में। और अगर सेम अमाउंट का मिल जाए तो बिना डीएफ के भी काम हो सकता है। क्या निकाल के बताइए? एएफ, और उसका ये शॉर्टकट। बोलो डन है सबको इतना सा बात? और अकॉर्डिंगली हमने इस सवाल का आंसर किया जिसमें सेम कैश फ्लोज थे। बोलो एवरीबॉडी डन हो रहा है यहां तक बात? पक्का? चलिए एग्जाम्पल नेक्स्ट 2, एग्जाम्पल नंबर 2, इसी के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2। A leasing company purchased an asset for rupees 6 lakhs today. एग्जाम में आप सिर्फ ये लाइन लिखेंगे, एन्युटी फैक्टर ये, और फिर एन्युटी फैक्टर निकाल लेंगे, कैलकुलेटर में दिखा देंगे। ये थोड़ी दिखाएंगे स्टेप 1 ऐसे किए, स्टेप नहीं, बस कैलकुलेटर में किए वो, और ये निकाल के छोड़ देंगे बस। हाँ, ऐसी स्टेप वाइज लिखेंगे। क्या 1 प्लस ये किए, ऐसा नहीं है बाबू। तुम उससे अच्छा वहां उसके घर चले जाना जब चेकिंग करें, और उसको बता देना। वो कुछ डिस्टर्ब उसको लगे नहीं समझ में आया तो बता, देखो मैं ऐसे किया था, ठीक है ना। इन्वेटर के पास पहुंच जाना, चेकर के पास पहुंच जाना। आइए लिखिए, क्या लिखे बताइए? एन लीजिंग कंपनी परचेज एन एसेट फॉर 6 लाख टुडे एंड हैज गॉट एन ऑफर and has got an offer from another company to take, या to give, sorry, to give
the asset on a rental basis, to give an asset on a rental basis for 5 years, for 5 years at 1,75,000, at 1,75,000 lease rental, 1,75,000 lease rental every year, 1,75,000 lease rental every year. If the desired rate of return, if the desired rate of return of the leasing company, if the desired rate of return of the leasing company is 14% per annum, advise whether it should lease out the asset or not, whether it should lease out the asset or not, whether it should lease out the asset or not. सर एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 में इतना फर्क काय कर देते हैं आप? पहले पूछते हैं 2 into 3, फिर पूछते हैं मास ऑफ सन। भाषा चेंज किया है वही, बस थोड़ा लैंग्वेज फाइनेंस का भाषा यूज, सम्स एकदम सेम है 1 और 2 में, भाषा चेंज कर दी। देना चाहिए देना चाहिए। जैसे जैसे ये 2 बजने लगता है ना, तुम लोग के अंदर उसका भूत आने लगता है। थोड़ा कम करो उसका, क्लास कम करो तुम लोग, दिक्कत है तुम लोग। फिर सर साथ में करेंगे और प्रॉब्लम हो जाएगा। अविनाश सर का क्लास थोड़ा कम करो। वेदांत बोल रहा है सर आपका बाल वापस आ रहा है, तुमको कहां से दिखा? ओ यस, यहां भी आया देखा। कम बोल, कम बोल। बताइए हाँ या ना, लीज पे देंगे कि नहीं देंगे? हाँ दे देंगे। दे देंगे। बताइए कैसे निकाले आंसर सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल लीज रेंटल्स इज 1,75,000 इंटू एन्युटी फैक्टर 14%, 5 था कि 6 था? 5 ही था। 5 साल का एन्युटी फैक्टर निकालेंगे विच इज 1 डिवाइडेड बाय 1.14 इक्वल्स टू 5 बार जीटी इंटू 1,75,000 कितना आ गया बताइए? 6 लाख 7 8 6 लाख 7 8
तो एक और 0, 7 8 9 टाइप्स आया क्या देखिए। और व्हाट वाज दी एसेट का वैल्यू 6 लाख, तो क्या करना चाहिए 789 का बेनिफिट, एनबीवी 780। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, टाटा बाय बाय एवरीबॉडी। परसों मिलते हैं जहां हम और आगे बढ़ाएंगे इसके डिस्कशन को, हम परपेचुइटी सीखेंगे। क्या क्या मिलेगा?